लाइट नहीं आ रहा है, बताइए अपना बेचारा लाइट आ गया, उसके लाइट ही नहीं आ रहा, भाई कौन सा तीला कौन सा उसका काम है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसे कि दोस्तों हम एशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और उसमें हमने सिंधु सभ्यता से अपना टॉपिक शुरू किया था। सिंधु सभ्यता में अभी तक हमने सिंधु सभ्यता की लोकेशन को जाना और सिंधु सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में जाना। आज जो अपना लेक्चर नंबर 2 हम करेंगे और सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जानेंगे और फिर सिंधु सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, वहाँ का इतिहास लिखा हुआ है, वहाँ की लिपि क्या है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखो, सिंधु सभ्यता के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो अगर मैं आपके पास अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करूं तो पहला तो तथ्य यही है कि एक मूडीगाक और सोर्तगाई करके एक स्थल है सिंधु सभ्यता का। और ये जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो आपके पास अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो ये आपको नाम याद रखने थोड़े से बस, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ये स्थल जब पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो मूडीगाक और सोर्तेगाई जो स्थल है वो आपका अफगानिस्तान में है। और अन्य महत्वपूर्ण स्थल में अगर बात की जाए तो कोट दीजी, अली मुराद, रहमान ढेरी, ये आपके पास 3 अन्य स्थल हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित, जो आपके पास आज़ादी से पहले, जब मतलब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे, लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान बनने के बाद ये जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसमें चला गया। ठीक है नहीं? और एक आपके पास बाड़ा करके बाड़ा है आपके पास, ये सिंधु सभ्यता का एक अन्य स्थल है। ये पंजाब का जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पंजाब जो है वहाँ पर आपके पास है। ठीक है नहीं? उसके बाद जो राखी गढ़ी है, ये हरियाणा में आपके पास सिंधु सभ्यता का स्थल है। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरे भारत में का या पूरी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि ये धोलावीरा सेकंड नंबर पर आता है और धोलावीरा से भी बड़ा स्थल है ये। ठीक है नहीं? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल आप इस टाइप से लिख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मिनट रुको। उसके बाद में बात करूं हुलास और बडगांव, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी में तो पूछा ही जाता है। हुलास और बडगांव, ये जो अन्य 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं सिंधु सभ्यता के, वो यूपी के सहारनपुर में है। ठीक है नहीं? और ये पार्श्ववर्ती सिंधु सभ्यता के यहाँ से प्रमाण मिले हैं, यानी कि बाद की जो सिंधु सभ्यता है, ठीक है नहीं, उसके यहाँ प्रमाण मिले हैं। और उसके बाद जो पाडरी है, प्रभास है, पाटन है, देसलपुर है, भगवत राव है, शिकारपुर है, ये अन्य सारे स्थल जो हैं वो आपके पास गुजरात से मिले हैं सिंधु सभ्यता के। ये केवल आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे देसलपुर जो है तो ये काफ़ी फेमस था, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि देसलपुर में ये आपके पास व्यवस्था थी या सिंधु सभ्यता का ये स्थल था, कौन कौन से स्थल सिंधु सभ्यता को बिलोंग करते हैं। तो पाटन है, देसलपुर है, या कभी कभी मैचिंग के लिए भी आ जाता है कि निम्नलिखित सिंधु सभ्यता के स्थल को मैच कीजिए। ठीक है नहीं? कौन सी जगह पर ये हैं? तो देसलपुर जो है वो आपका गुजरात में है, शिकारपुर है, पाटन है, प्रभास है, पाडरी है, तो ये आपके पास गुजरात में सिंधु सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। और दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है, सबसे जो दक्षिणी स्थल है सिंधु सभ्यता का, महाराष्ट्र के ज़िले में है ये। और इस यहाँ पर रथ चलाते हुए मनुष्य और गैंडा हाथी की मूर्ति मिली है। रथ चलाता हुआ मनुष्य तथा गैंडा और हाथी,
इनकी मूर्ति जो है दैमाबाद से प्राप्त हुई हैं। और ये सिंधु सभ्यता का जो सबसे जो दक्षिण का स्थल है, ठीक है नहीं, महाराष्ट्र में। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात है आपके पास। उसके बाद अगर मैं देखूं सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानकारी है वो आपके पास वैसे कोई लिखित जानकारी नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है तो वो चित्रात्मक थी। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वहाँ से जो इतिहास मिला है वो पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है नहीं, मतलब लिखा हुए तो चीज़ें मिली हैं वहाँ व्यवस्था, मतलब आपके पास जो भी ऐतिहासिक या साहित्यिक जो भी स्रोत मिले हैं आपके पास वो लिखे हुए तो मिले हैं, या जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हैं उस पर आपके पास लिपि लिखी हुई है, मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा हुआ है। तो वो जो लिपि है लिखने वाली वो आपके पास चित्रात्मक लिपि है और वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। इसलिए हमें जो भी पुरातात्विक आपके पास वहाँ से वस्तुएं प्राप्त हुई उन पर जो भी लिखा हुआ मिला वो हम लोग पढ़ नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और लिखने का जो तरीका था उनका वो पहले दाएं से यानी कि इस टाइप से जाते थे और फिर इस टाइप से आते थे, तो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ठीक है नहीं। तो सिंधु सभ्यता से जो उस प्राप्त लिपि है हड़प्पा लिपि वो आपकी लिपि चित्रात्मक थी और यानी कि पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ठीक है नहीं। और सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता में चित्र मिले हैं वो यू आकार के मिले हैं, ठीक है नहीं, और मछली के मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं। लेखन की ये जो शैली मिली है आपके पास हड़प्पा सभ्यता में, ये जो लिपि मिली है लेखन की कि पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, इसमें क्या है आपके पास कौन सी शैली का यूज़ हुआ है, ये लेखन की जो शैली है इस शैली को गोमूत्रिका शैली या हलवंत शैली भी बोला जाता है, ठीक है नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो पहला तो आपका याद रखने वाली बात है कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी, पहला काम। दूसरा, सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा, सिंधु सभ्यता की लिपि पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। चौथा, सिंधु सभ्यता की जो लिपि मिली है उसे गोमूत्रिका या हलवंत शैली भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। उसके बाद इसे वास्त्रोफैदन भी कहा जाता है, ये जो लिपि मिली है, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता की अगर लिपि के बारे में आपसे पूछे तो आप सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में चीज़ों को आंसर कर सकते हो, ठीक है नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ मोहनजोदड़ो से जो पशुपति शिव, अब यही क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में पशुपति जो शिव है उनकी जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की जो पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें कुछ पशुओं का जिक्र है, पशुओं जानवरों का, जैसे दाईं ओर हाथी और बाघ हैं उस मूर्ति के, बाईं ओर भैंसा और गैंडा है, और चौकी पर यानी कि आपके पास बीच में जहाँ पर वो मूर्ति है चौकी पर उस पर हिरण और वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के एक चित्र मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है वो इन पशुओं से परिचित थी, यानी कि उस सभ्यता में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा ये सारे पशु जो है वो कहीं ना कहीं थे उसमें मौजूद, और हिरण वगैरह ये भी थे। और पीपल का वृक्ष जो है वो भी आपके पास जो सा वृक्ष की चित्र मिले हैं वो पीपल का वृक्ष है, ठीक है नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु नहीं था, ठीक है नहीं, या कौन सा एक पशु था, तो ये आपको याद रखना है। वो घोड़ा जरूर देगा, लेकिन घोड़े के अवशेष जो है कुछ जगह से मिले हैं लेकिन पूर्णतः साक्ष्य घोड़े के नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में जो भी आपके पास पशु मिले हैं वो हाथी है, बाघ है, भैंसा है, गैंडा है और हिरण वगैरह पीपल का वृक्ष मिला है। घोड़े के अवशेष जो है पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि घोड़ा उस समय पाला जाता था, लेकिन कुछ जगह से जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। वो हमने जब स्थल आपको बता दें सुरकोटदा से शायद मिले हैं, तो एक बार वहाँ पर पढ़ लेना आप उसे।
आपको कंफ्यूज करने के लिए डालेगा घोड़ा ही यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो। उसके बाद जो मरण मूर्तियाँ हैं, सिंधु सभ्यता से जो मूर्तियाँ मिली हैं, तो उसमें बनमाली जो स्थान है सिंधु सभ्यता में, वहाँ से 2 स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली है, 2 स्त्रियों की मूर्तियाँ। और यहीं से हल से जुते हुए हल से जुते हुए मिट्टी के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिले हैं। और यहाँ से आपके पास हल का जो मिट्टी का खिलौना होता है वो मिला है। और मोहनजोदड़ो से भी 2 बैल की मूर्तियाँ मिली हैं। तो अगर ब्रह्म मूर्तियों की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता से अगर मूर्तियों की बात की जाए तो हड़प्पा से वृषभ यानी बैलों की मूर्तियाँ मिली हैं। और बनमाली से हल के जो खिलौने हैं, हल के आपके पास मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं और स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है नहीं। और जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ इन चीज़ों को डीपली बता दिया जाएगा आपको, मेंस का जब आंसर लिखेंगे। तो जैसे मैं अब आपको ये समझा रहा हूँ तो ये प्री के हिसाब से है, ये आपको याद रखनी थोड़ी थोड़ी बातें। ठीक है नहीं। और ज़्यादातर इसका यूज़ प्री में होगा, मेन से भी हो सकता है। अगर पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता में जो वहाँ का आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उन पर प्रकाश डालिए, तो इस टाइप से हम मूर्तियों के बारे में भी लिख सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको मेंस की आंसर राइटिंग कराऊंगा तो 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा सिंधु सभ्यता से संबंधित, तो वहाँ पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर और जो मृदु भांड मिले हैं उनके ऊपर, इन सारी वहाँ की जो कल्चर रही होगी उसके ऊपर, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम कवर करेंगे। उसके बाद सिंधु सभ्यता में मैंने आपको बताया था ईंट उद्योग का जो है प्रमाण मिले हैं, पक्की ईंट के साक्ष्य मिले हैं सिंधु सभ्यता में। और ईंट निर्माण की जो पद्धति थी उसे चिकोटी पद्धति बोलते थे। जो पक्की ईंट जो मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण होता था, ठीक है नहीं, मतलब ईंट निर्माण सिंधु सभ्यता में प्रमुख उद्योग था। लेकिन जैसे ईंट को पकाया जाता है वैसे ही पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया गया। यानी मिट्टी को पहले पकाया, भाई ईंट जो बनती है वो भी मिट्टी की तो बनती है, पहले मतलब जो मिट्टी होती है उसे खांचे में डाल के ईंट बनाई जाती है, फिर इसे पकाया जाता है। तो ऐसे ही सिंधु सभ्यता से पकी मिट्टी की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। और पकी मिट्टी की जो मूर्ति बनाने की जो पद्धति है उसे चकोटी पद्धति कहा जाता है। ठीक है नहीं। और प्राचीन साहित्य जो में आपके पास इसे मधुचिष्ट भी कहा गया इस विधि को, यानी कि पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां बनाने की जो विधि है मधुचिष्ट भी कहा गया है प्राचीन साहित्य में, और चकोटी पद्धति भी कहा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन बन का आता है कि सिंधु सभ्यता में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां बनाने की निम्नलिखित से कौन सी विधि प्रचलित थी, या ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंधु सभ्यता में चकोटी पद्धति निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है नहीं, मतलब पकी हुई मिट्टी की मूर्ति निर्माण के लिए, या जल प्रबंधन की प्रणाली थी, इस टाइप से करके पूछ लेगा। तो बस आपको याद रखना है कि पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों का जो निर्माण हो रहा है वो चिकोटी पद्धति के माध्यम से हो रहा है। और प्राचीन समय में जो है मधुचिष्ट जो विधि थी वो पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों के लिए यूज होता था वर्ड। ठीक है, क्या मतलब विधि का नाम था, विधि जो पकी हुई मिट्टी की जो मूर्तियां बनाई जाती थी, जिस विधि से बनाई जाती थी उसे बोला जाता है, उस विधि का नाम है। ठीक है, और यहाँ तक बताइए कोई, क्योंकि ये थोड़ा अपना प्री का पोर्शन चलाता है तो बताइए। और प्री में या मेंस, अभी भी प्री का आएगा, ये मेंस में भी यूज हो जाता है। सिंधु सभ्यता इनके बारे में, वहाँ की कृषि क्या थी, यही क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा कीजिए, या इस टाइप की चीज़ें बताइए भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? देखो फैक्चुअल कुछ चीज़ें हैं वो तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, और वो एक दो बार जब हम पढ़ते हैं वो ऑटोमेटिक ही याद हो जाती है। तुम तो ये सोचो ना कि सिंधु सभ्यता में यार पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली, यार मोहनजोदड़ो से मिली। अच्छा, मैंने ये पढ़ा था मूर्ति के पास में जो है कई सारे पशुओं के भी साइन मिले हैं, तो आप याद कर लोगे। ऐसे करके नॉलेज को जोड़ाता है, ऐसे रिवाइज किया जाता है। ठीक है नहीं। और जब मैं मेंस के आंसर आपको लिखवाऊंगा तो उसमें कई सारी चीज़ें और नई भी लिखवाऊंगा, तो वो आपका कंप्लीट बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। चाहे फिर वो प्री को किसी हिसाब से भी पूछ लो क्वेश्चन, चाहे फैक्चुअल पूछ लो या कंसेप्चुअल पूछ लो। बताइए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी?
अरे यहाँ तक समझ में आया तुम लोगों के? क्यों भाई? अगर यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। क्लियर हुआ? रब लगता कुछ बोल रहा है, निकला ही नहीं आ रहा, कट कर क्या बोल रहा हूँ। कहाँ बोलो तो लेफ्ट भी कर गए। क्या हुआ सिंपी, आँख खुल गई? प्रणाम सर। प्रणाम। अरे आँख खुल गई आपकी? हाँ खुल रही है सर, एक्चुअली कीड़ा बहुत उड़ रहा था ना, मैं चलता ढूंढ के ले आई। अरे तो कीड़े बाहर ही तो रहते हैं, अंदर बैठ कर पढ़ लो रूम में। अरे नहीं सर, रूम में नहीं है, नीचे रहते हैं ना, बहुत गर्मी है रूम में जाने, और रूम का फैन खराब हो गया, लगभग 1 महीना हो गया। देखो सिंधु सभ्यता में कृषि के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, शिल्प उद्योग को देखेंगे, आर्थिक जीवन उनका कैसा था उसे देखेंगे आपके पास, ठीक है नहीं? तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रहा भाई अर्णव। तो इन सारी चीज़ों को जो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं थी उन्हें हम देखेंगे, ठीक है? देखो जैसे कृषि है सिंधु सभ्यता में, देखो मैंने अभी सिंपली पहला लेक्चर कराया सिंधु सभ्यता का, तो हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा, वहाँ के जो स्थल थे उनके बारे में पढ़ा, और इसमें भी अभी तक हमने सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, स्थल हैं या कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके बारे में ये भी पढ़ा है। अब हम मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं सिंधु सभ्यता में। जैसे कृषि, तो पहली बात आपको ये याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण थी कि शहरी थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण थी, बताएं? अरे कब से बोल रहा हूँ भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक माइक तो देख लो। मोबाइल तुम ऑफ करके ऑन करके क्लास में ज्वाइन हो। मोबाइल तो देख, अब आप ये तो देख लो, तो अभी तुम्हारे मोबाइल का ही माइक बंद हो। देखो कृषि, अगर सिंधु सभ्यता में पहले तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी भाई? क्या नाम है तुम्हारा? अनीस। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अब यही तो होता है कि जब रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसी सूरदास की तरह सुनते रहोगे, ठीक है नहीं? और वैदिक सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता में कृषि की क्या स्थिति थी? तो सिंधु सभ्यता में सभ्यता जो थी उसमें 2 मुख्य फसल थी, गेहूं और जौ। इनकी खेती की जाती थी, और चावल के डायरेक्ट कोई विवरण नहीं है चावल के बारे में, लेकिन चावल के कुछ साक्ष्य मिले हैं। चावल की जो भूसी थी उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ से? लोथल से और रंगपुर से। इन 2 स्थानों से चावल के जो है साक्ष्य मिले हैं, ठीक है नहीं? खेतों में आपके पास कांस्य धातु, मैंने आपको कल बताया था, कांस्य धातु यानी कि जो तांबा था, तांबे से परिचित थे, तांबरी, ठीक है नहीं? तांबे में क्या मिलाया जाता है? जस्ता। हाँ, जस्ता प्लस तांबा इक्वल टू कांस्य, ठीक है नहीं? तो खेतों में जो कांस्य धातु से बने उपकरणों का प्रयोग होता था, इसलिए चूंकि कांसे का यूज होता था, इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कालीबंगा से देखो, मैंने आपको बताया था जुते हुए खेत के साक्ष्य के निशान मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है नहीं? वर्णमाली से हल के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हल से, और हल का खिलौना मिला है वर्णमाली स्थान से। तो कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो है कृषि होती थी, ठीक है नहीं? वहाँ कृषि जो है ठीक ठाक, मतलब लोग कृषि करते थे। हड़प्पा, क्योंकि जब हल मिला है तो हल चलाने के लिए भी तो कोई चाहिएगा, तो इसलिए वहाँ पर बैल के भी वहाँ के पास प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से भी बैल की मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा सर्वप्रथम कपास का उत्पादन, कपास के बारे में हड़प्पा वासियों को नॉलेज थी। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस आपके पास फसल की खेती वैदिक सभ्यता लोगों द्वारा नहीं की जाती थी? तो देखो उल्टा क्वेश्चन पूछता है, कपास का उत्पादन सिंधु सभ्यता में होता था लेकिन वैदिक सभ्यता में नहीं होता था।
और ये भी पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी खेती या किस फसल से सिंधु सभ्यतावासी या हड़प्पावासी परिचित थे। तो कपास से परिचित थे, कपास की खेती की जाती थी। अन्य फसलें कौन कौन सी, जैसे राई है, मटर है, तिल है, सरसों, ये भी उगाई जाती थी। गेहूं और जौ का ऊपर जिक्र हो ही चुका है। संगठित कृषि के साक्ष्य मिले हैं। संगठित का मतलब लोग जो है मतलब इकट्ठे होकर खेती करते थे। मतलब इकट्ठे होने का मतलब एक जगह इकट्ठे रहकर, ऐसा नहीं था कि 2 दिन यहाँ रुके 2 दिन वहाँ रुके। एक व्यवस्थित अपने जो खेतों का खेत बनाए और संगठित होकर खेती करते थे मिलजुल कर। अब देखो यहाँ यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कृषि या निम्नलिखित में से किन फसलों की कृषि की जाती थी, या सिंधु सभ्यतावासी निम्नलिखित में से किन फसलों से परिचित थे। नंबर फर्स्ट गेहूं, सेकंड सरसों, थर्ड राई, चौथा कपास, और पांचवा डाल देगा कुछ और कह देगा इनके आंसर कूट को भरी है इसे। तो ऐसे करके पूछता है यूपीएससी। और पीस गेहूं, राई, सरसों सब हो जाएगा। क्या सर ये बताइए, राई और सरसों एक ही तो है? राई होता है काला वाला, सरसों होता है पीला वाला। हाँ, सरसों अलग होता है, राई अलग होता है, ठीक है नहीं, अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग है। सरसों भी अलग है, राई भी अलग है। उसके बाद संगठित कृषि के साक्ष्य मिले। संगठित कृषि का मतलब कि लोग जो है इकट्ठे होकर या एक आसपास रहकर ही जो है खेती करते थे, ठीक है नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पशुपालन की बात आती है। सिंधु सभ्यता में पशुपालन की क्या स्थिति थी, ठीक है नहीं। तो पशुपालन की अगर बात की जाए तो देखो भेड़ है, बैल के, भेड़ के, बकरी के, इनके जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। इनका उपयोग जो है भोजन के लिए और परिवहन के लिए किया जाता है। बैल का परिवहन के लिए और भेड़ बकरियों का जो उपयोग है वो मांस के लिए किया जाता था, ठीक है नहीं। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के निशान मिले हैं। तो कहीं ना कहीं घोड़े की अस्थियों, सीधा घोड़े के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन अस्थियां, उनके जो घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं सुरकोटदा से। महत्वपूर्ण आपके पास है ये। तो पशुपालन भी, और फिर पशुपति नाथ की मूर्ति के पास से भी आपके पास गैंडा है, ठीक है, हाथी है और ये सांड है, इन सब के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है नहीं। तो कहीं ना कहीं पशुपालन भी जो है ठीक ठाक व्यवस्था में था। अब सिंधु सभ्यता में चूंकि नगरीय सभ्यता थी तो उद्योग भी काफ़ी डेवलप थे। तो शिल्प उद्योग जो है वो काफ़ी डेवलप थे सिंधु सभ्यता में। और लोथल से ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि मेसोपोटामिया की मोहरें मिली थी। तो उनसे ये भी हमने सीखा था कि कहीं ना कहीं माप तोल की जो बाट है वो भी मिले थे। तो ये सीखा कि कहीं ना कहीं जो है सिंधु सभ्यता में विदेशों को भी व्यापार होता था, विदेशों के साथ भी व्यापारिक संबंध थे। तो व्यापारिक संबंध थे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी, औद्योगिक इकाइयाँ होंगी कहीं ना कहीं। तो सिंधु सभ्यता में अगर बात की जाए शिल्प उद्योग में तो ईंट उद्योग प्रमुख स्थान था। ईंट उद्योग हमने बताया था, पकी हुई ईंट के साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र उद्योग भी काफ़ी फेमस था और ऐसा कहा जाता है कि भारत से सूती वस्त्र भारत के जो है वो मेसोपोटामिया, ये जो अरब का क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध थे। मृदु भांड उद्योग यानी कि बर्तन निर्माण का उद्योग, हाथी के दांत से हाथी के दांत के आभूषण, ठीक है नहीं, या हाथी के दांत से बनाई हुई सामग्री, सीप उद्योग। तो ये जो आपके पास उद्योग थे काफ़ी फेमस थे ये उद्योग सिंधु सभ्यता में। और टीन है, लाज बर्द मणि है, ये अफगानिस्तान से आपके पास मंगाई जाती थी सिंधु सभ्यता में। तांबा खेतड़ी से उत्पादन किया जाता था, खेतड़ी स्थान है राजस्थान में, तो यहाँ से बड़े पैमाने पर तांबे का उत्पादन होता था।
तो कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता में हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो आर्थिक परिस्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी, ठीक है नहीं। वहाँ पर जो इंडस्ट्री डेवलप थी और व्यापारिक जो आपके पास व्यापार होता था अरब कंट्रीज़ के साथ, ठीक है नहीं। लोथल से जो है ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताओ। ये लाजवट मणि क्या होता है? मृत भाग? जो मणि नहीं होती, मणि टाइप जो होता है वो मणि नहीं होती है कि मणि पहल मतलब नग टाइप होता है, जैसे हाथ में पहनते हैं वो मणि टाइप वो, वही चीज़ है। जो नग नहीं पहनते, नग जो होते हैं नग हाथ में अंगीठी वगैरह में जो डाल लेते हैं, यस सर। तो उसी से संबंधित चीज़ें हैं। एक मृत भाग? मृदु भांड तो बर्तन यूज़ होते हैं, बर्तन के लिए यूज़ होता है। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता हम कह रहे हैं। सिंधु सभ्यता में हम ये भी कह रहे हैं कि कृषि जो है वो एक संगठित मतलब संगठित तरीके से होती थी। हमने यही पढ़ा कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता था, कौन कौन से पशुओं को पाला जाता था, कौन कौन से उद्योग वहाँ डेवलप थे, इन सारी चीज़ों को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का जो आर्थिक जीवन है कि उनकी जो आर्थिक क्रियाएँ क्या थी, यानी क्योंकि डेवलप सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, व्यापार जो है ठीक ठाक व्यवस्था में था, तो उनके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो उन्नत कृषि व्यवस्था, उन्नत कृषि एवं व्यापार व्यवस्था, यानी सिंधु सभ्यता में कृषि व्यवस्था भी ठीक ठाक थी और व्यापार व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, ठीक है नहीं। और अर्थव्यवस्था जो है वो आपके पास वहाँ पर कृषि अधिशेष था। कृषि अधिशेष का मतलब वो आपके पास सिंधु सभ्यता में जो भी उपजाते थे, उत्पादन होता था, वो कहीं ना कहीं जो कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन जो भी होता था तो वो अधिशेष भी बचा रहता था, यानी कि अच्छा खासा उत्पादन होता था कि लोगों की ज़रूरतों के बाद भी जो है एक्स्ट्रा वो बचता था। पशुपालन ये भी समृद्ध था आपके पास। आंतरिक और विदेशी व्यापार भी समृद्ध था, ठीक है नहीं, आंतरिक व्यापार भी और विदेशी व्यापार भी। अगर व्यापार की बात करें तो सिंधु सभ्यता में यानी कि यहाँ से जो व्यापार होता था सिंध क्षेत्र को, यानी पाकिस्तान का जो एरिया है, ठीक है नहीं, पाकिस्तान में जो इस समय, और मिस्र को, मिस्र देश जो है, मेसोपोटामिया ये आपका इराक में है, ठीक है नहीं, वहाँ होता था, ये इराक में लिख लेना। दजला फरात नदियाँ पढ़ी होंगी आपने, तो वहाँ पर आपके पास ये सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मध्य एशिया में तो इन जगह को जो है सिंधु सभ्यता से व्यापार होता था। और मेसोपोटामिया में मैंने जो आपको बताया था, ये मेसोपोटामिया जो क्षेत्र था यहाँ पर सूती वस्त्रों की बड़ी मांग थी, इमारती लकड़ियों की बड़ी मांग थी, भारत के जो मसाले थे उनकी बड़ी मांग थी, हाथी के दांत की बड़ी मांग थी। तो मेसोपोटामिया ये इराक में है और यहाँ पर भारत से क्या क्या निर्यात होता था, यही क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो कोई यूपीएससी कहीं ऐसा नहीं कि बहुत कहीं बाहर से क्वेश्चन बनाता है, वो जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन बनाता है। लेकिन क्वेश्चन बनाने का अगर तुम तरीका सीख गए कि यूपीएससी कैसे सोचेगा, तो जब आप पढ़ रहे होगे या रिवीजन कर रहे होगे तो उन चीज़ों को ध्यान रखोगे। तो क्वेश्चन एक यूपीएससी क्या बनाएगा कि सिंधु सभ्यतावासी आपके पास मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का व्यापार करते थे, या सिंधु सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं निर्यात या निर्यात की जाती थी। एक ऐसा देगा लैंग्वेज, या एक ऐसा देगा कि सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का निर्यात उसकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि का प्रमुख कारण था, ऐसा करके बना देगा। वस्तु ये हैं आपके पास, सूती वस्त्र हैं, इमारती लकड़ी है, मसाले हैं, हाथी के दांत के आभूषण हैं, ठीक है नहीं, इनका निर्यात होता था। तो वहीं पहले भाई मुद्रा वगैरह इतनी तो नहीं थी, ठीक है नहीं, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली काफ़ी मतलब प्रचलित थी। तो हमारे यहाँ से अगर ये चीज़ें जा रही हैं तो फिर वहाँ से भी कुछ ना कुछ आ रही होंगी, क्योंकि अगर हम व्यापार कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ चीज़ आ रहा होगा हमारे देश में भी, ठीक है नहीं, क्योंकि वन साइड तो व्यापार होता नहीं है, दोनों साइड होता है। तो अगर हम इन चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं तो वहाँ से क्या ला रहे हैं आपके पास, तो मेसोपोटामिया वासी जब इन चीज़ों को ले जाते थे तो इनके बदले में क्या देते थे हम लोगों को, सोना, चांदी, मोती, माणिक्य, इन सब का आयात होता था। भारत के लोग भी खरीद कर लाते थे और हमें जो है व्यापार के बदले में भी ये चीज़ें मिलती थी।
ठीक है नहीं। तो इन सारी चीज़ों का आयात होता था। प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे सिंधु सभ्यता में? तो एक तो लोथल था, गुजरात में है ये। एक आपका रंगपुर था, रंगपुर भी गुजरात में है, क्योंकि ये बिल्कुल पास का है ना, गुजरात बिल्कुल अरब सागर के किनारे पे है। एक सुरकोटदा था, तो सुरकोटदा भी आपके पास शायद गुजरात में है। सुरकोटदा भी मैंने लिखवाए हैं तुम्हें सारे ये, ठीक है नहीं। सुरकोटदा भी आपके पास कहाँ है? गुजरात में है। एक बार चेक कर लेना शायद, ठीक है नहीं। एक प्रभास पाटन है, तो ये भी आपका गुजरात में, अभी ऊपर ही बता गया हूँ। तो ये जो चार आपके पास प्रमुख बंदरगाह थे, और एक देसलपुर भी बंदरगाह था, यहाँ लिख लेना साथ में, देसलपुर। ये भी सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था, ठीक है नहीं। तो ये सभी नोट डाउन कर लेना, और इस पर क्वेश्चन पूछा भी है यूपीएससी में। और हम जब पिछले सालों के क्वेश्चन का जो अभी मैं तुम्हें सिंधु सभ्यता करा दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें आईएएस वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है नहीं, कि देखो आईएएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए सिंधु सभ्यता से। तो आपको पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है, अभी आप क्या काम करोगे, आज जो जैसे मैं कराऊंगा ना, तो आप इसे रिवीजन करोगे जाके, और रिवीजन करने के बाद जब मैं कल को आपको बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, तो अब आप एनालिसिस करो कि यार हमने कैसे रिवीजन किया, या कैसे पूछने का तरीका है यूपीएससी का। और पीसीएस में बताऊंगा पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तैयार हो इस चीज़ के लिए? सर जी। क्या भाई सिंपी है सर जी। ना, सिंपी से कह रहा हूँ मैं, सिंपी सो गई क्या? नहीं सर, सोए नहीं, एक दिन ना फैन में चल रहा था, बताया कितनी बार मेरे फोन का वॉइस के बड़ा कम है, मतलब कान के पास लगा चलना पड़ता है हमको, तो बोलने दीजिए फोन दूर करो तो माइक खोलो। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें सिंधु सभ्यता में माप तोल के लिए क्या यूज होता था? तो माप तोल की जो प्रणाली थी वो दशमलव प्रणाली थी माप तोल की, ठीक है नहीं। और माप तोल की जो इकाई थी वो 16 के गुणज में थी। जैसे मान लो पहली कोई छोटा बाट है 16 का, दूसरा है 32 का, तीसरा है 64 का, सॉरी 48 का, वो सॉरी 16 हाँ 48 का, और फिर चौथा है 64 का। इस टाइप से 16 का गुणज है हर सभी उसमें। तो इस टाइप से अगर बात की जाए माप तोल की, तो 16 के गुणज में जो है माप तोल की इकाई थी, और दशमलव प्रणाली का जो है यूज़ होता था माप तोल में, ठीक है नहीं। उसके बाद सिंधु सभ्यता में जो नगरों में जो कृषि पदार्थ थे वो गांव से आते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता मैंने क्या बताया, नगरीय सभ्यता थी। तो वहाँ जो बड़े बड़े जो शहर थे या नगर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये बड़े बड़े नगर थे। तो यहाँ से जो भी आपके पास कृषि पदार्थ या खाने पीने के खाद्यान्न वगैरह आते थे वो गांव से आते थे। तो यानी कि ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, इसलिए चूँकि गांव से आते थे, इसलिए जो बड़े बड़े नगर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और नदियों के किनारे बड़े बड़े अन्नागार बने हुए हैं। अन्नागार का मतलब अनाज इकट्ठा करने वाले गोदाम जिन्हें कहते हैं, क्योंकि नदियों के पास में, इसलिए क्योंकि नदियों के माध्यम से वो आते थे, व्यापार होता था। तो नदियों के पास ही बड़े बड़े जो है गोदाम बना दिए गए। जैसे आज तुम देखो सेम वही चीज़ें चल रही हैं, पर थोड़ी सी उन्नत अवस्था में। आज आप देखते हो बाहर से कोई भी माल आता है विदेश से, तो कहाँ उतरेगा? मुंबई उतरेगा, चेन्नई उतरेगा पोर्ट पर। तो वहाँ चेन्नई पोर्ट पे बड़े बड़े गोदाम हैं, फिर वहाँ से पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर हम कोई बाहर से कुछ चीज़ मंगाते हैं तो। आ रही बात सुनने? तो वैसे ही नदियों के पास में बड़े बड़े गोदाम बने हुए थे, जो भी अनाज वगैरह जो भी आता था फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता था। और गुजरात में ये बंदरगाह थे। अब व्यापार कैसे होता था? व्यापार देखो, यहाँ से गुजरात में जो बंदरगाह हैं लोथल वगैरह, इनसे ज़्यादा था माल फारस की खाड़ी होते हुए। ये यहाँ इराक था, ये इराक है, यहाँ पर यह मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ जाता था, तो बीच में जो देश पड़ते थे, बहरीन पड़ता था और अन्य अरब कंट्रीज़ थे, तो वहाँ भी व्यापार होता था। तो ये सारा सिस्टम था व्यापार का। भाई यहाँ तक बताइए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ये सब क्वेश्चन है अपने आप में, ये पीसीएस के। यस सर। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी का?
उसके बाद अगर हम देखें व्यापार, सिंधु सभ्यता में व्यापार की स्थिति क्या है, देखें व्यापार कैसा होता था। तो व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय का मतलब वस्तुओं के माध्यम से लेन देन होता था। कोई मतलब इस मुद्रा प्रचलित नहीं थी, यहाँ से आप मुद्रा एक दूसरे की एक्सचेंज कर रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, इसलिए तो वहाँ से सोना चांदी जाता था और हमारे यहाँ से सूती वस्त्र वगैरह जाते थे। उद्योग के लिए जो कच्चा माल था वो गुजरात है, राजस्थान है, इनसे आपके पास आता था उद्योगों के लिए कच्चा माल, और भी अन्य स्थान से आता था जैसे। और व्यापार जो होता था मेसोपोटामिया से मलया, एक हड़प्पा स्थल था, ठीक है नहीं, वहाँ आपके पास मेसोपोटामिया से मलया को व्यापार होता था, फिर गुजरात में लोथल से या और स्थान से फिर मेसोपोटामिया को जाता था। और व्यापार के बीच में एक बहरीन, मैंने बताया ना बहरीन देश जो है वो पड़ता था। जब भारत का जो हड़प्पा स्थल है मलया, जो पाकिस्तान में इसमें हड़प्पा, ये यहाँ से मेसोपोटामिया में व्यापार हुआ और बीच में कई सारे कंट्री पड़ते थे, उनमें एक बहरीन था। तो बहरीन जो है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। बहरीन यहाँ पर है, जैसे ये मेसोपोटामिया है, ये तो आपका मेसोपोटामिया हो गया, यहाँ बहरीन है, तो ये मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। मेसोपोटामिया के जो व्यापारी थे वो बहरीन में अपना सामान लाते थे, फिर बहरीन से यहाँ मलया को जाता था, मतलब लोथल को या पाकिस्तान का जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ होगा कहीं हड़प्पा स्थल का, तो यहाँ पर आपके पास जाता था। उसके बाद फिर यहाँ से बहरीन को आता था, बहरीन से व्यापारी यहाँ ले आते थे मेसोपोटामिया। तो एक प्रकार से बहरीन जो था वो मध्यस्थ की तरह कार्य करता था, ठीक है नहीं। सिंधु सभ्यता में जो व्यापार की स्थिति है उसके बारे में जो जानकारी हमें मिली है सारगोन अभिलेख से प्राप्त हुई है। कौन से अभिलेख से? सारगोन, ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। मेसोपोटामिया को हम कौन कौन सी वस्तुएं मतलब व्यापार निर्यात करते थे? तो ऊपर मैंने बताया था कि सूती वस्त्र बेचते थे, इमारती लकड़ी, मसाले, हाथी के दांत के उपकरण निर्यात करते थे, ठीक है नहीं। और कौन सी चीज़ें वहाँ से आती थी? सोना, चांदी, मोती, माणिक्य, ये सारी चीज़ें हम आयात करते थे। और मेसोपोटामिया में जब व्यापार होता था तो मेसोपोटामिया में जो प्रवेश के लिए जो बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम क्या था? उर बंदरगाह। क्या नाम था? उर बंदरगाह। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय उर शब्द किस लिए प्रयोग हुआ है? तो ये बंदरगाह के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद धार्मिक जीवन की अगर मैं बात करूं कि धार्मिक जीवन कैसा था सिंधु सभ्यता के टाइम पर, तो धार्मिक जो उन लोगों का जीवन था तो मात्र सत्तात्मक। ये सिंधु सभ्यता कैसी थी? मात्र सत्तात्मक, यानी कि जो माता हैं, महिलाएं जो हैं, उन्हें घर में जो स्त्री थी उसे ज़्यादा मर्यादा दी जाती थी और यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ये तो मात्र सत्तात्मक थी, सामाजिक उसमें आएगा, लेकिन चूँकि मात्र सत्तात्मक सत्ता थी इसलिए मातृ देवी को जो है ज़्यादा मर्यादा दी जाती थी, ठीक है नहीं। जननी माना जाता था उसे, और मतलब कि जननी किसकी? उर्वरता की जननी, ठीक है। और या वनस्पति की जननी, यानी कि जिसे हम नेचर कह रहे हैं ना, प्रकृति को ज़्यादा पूछते थे वहाँ पे, और प्रकृति को मातृ देवी कहा जाता था। मतलब एक प्रकार से प्रकृति यानी जंगल की जो देवी है, ठीक है नहीं, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है ये। वनस्पति की देवी, वन की देवी, यानी कि जैसा आज भी हैं वो सारी चीज़ें जो सिंधु सभ्यता के टाइम पे थी। देखो आज हम पीपल की पूजा करते हैं, आज हम और भी अन्य वृक्ष हैं, बड़ का वृक्ष है, उनकी भी पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वहीं से तो चीज़ें चल रही हैं कि प्रकृति को पूजा इन लोगों ने, उसे जो है एक देवी के रूप में पूजा। प्रकृति एक देवी है। आज तुम देखते होगे आप पीपल की पूजा करते हो, अन्य और भी वृक्षों की पूजा करते हो, तो वो चीज़ें चली आ रही हैं, आज भी हमारे जीवन में है। उस समय जो पशुपति देवता थे वो वर्तमान में शिव हैं। आज जो भगवान शिव हैं वो उस समय पशुपति देवता थे, ठीक है नहीं। मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाली मूर्ति मिली है एक, और उसमें बाईं ओर गैंडा है और भैंसा है, दाईं ओर ये सारी चीज़ें हैं।
तो मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाली किसकी मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की। ठीक है नहीं, जिसमें बाईं ओर गैंडा भैंसा है, दाईं ओर हाथी बाघ, और बीच में कौन है? हिरन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मोहरों पर जो अंकित पशु हैं उसमें एक सींग, शुरू में तो एक सींग वाला गैंडा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो वहाँ से मोहरें मिली हैं, ठीक है नहीं, उन पर एक सींग वाला गैंडे के फोटो है, चित्र है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता में शुरुआती स्तर में एक सींग वाला जो गैंडा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। लेकिन बात को धीरे धीरे जो है कुंवड़ वाले सांड ने जो है इसका स्थान ले लिया। ठीक है नहीं, तो मतलब मुद्राओं पे शुरू में तो गैंडे वाला आपके पास साइन मिला, उसके बाद कुंवड़ वाले सांड का साइन मिला। तो कहीं ना कहीं शुरू में गैंडे को ज़्यादा महत्व दिया गया और उसके बाद सांड को ज़्यादा महत्व दिया गया। ठीक है नहीं, तो ये भी चीज़ें सिंधु सभ्यता का जो धार्मिक जीवन है उसे बता रही हैं। नाग पूजा का प्रचलन था, तो आज भी हम देखो बसंत पंचमी में नाग पूजा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से हम चली आ रही हैं आज भी हमारे जीवन में। अग्नि पूजा का प्रचलन था, तो आज भी हम अग्नि पूजा करते हैं, हवन करते हैं। तो सबसे पहला अग्नि का ही जो है उसमें योगदान रहता है। लोथल और कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, हवन करने के भी साक्ष्य मिले हैं। और हवन अगर हम करना है तो कहीं ना कहीं हम पारलौकिक जीवन में भी विश्वास रखते हैं, यानी कि मृत्यु पुनः जीवन इनमें भी विश्वास रखते हैं। जादू टोनों में विश्वास रखते थे सिंधुवासी, और पुनर्जन्म को भी मानते थे, क्योंकि मृतकों के साथ जो है कुछ वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। और कुछ वस्तुएं मिलने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिंधुवासियों के मन में ये था कि ये व्यक्ति जो है मरने के बाद इन वस्तुओं का यूज़ करेगा। ठीक है नहीं, तो पुनर्जन्म की वो विश्वास था। अब ये जो बातें हैं ना, यही यूपीएससी कोट करता है इन बातों को कि निम्नलिखित में कौन सी बात सिंधु सभ्यता के बारे में सही है। सिंधु सभ्यतावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यतावासी मतलब आपके पास कर्म कांडों से वाकिफ थे, या कर्म कांडों की प्रथा वहाँ पर प्रचलित थी। तो जब जादू टोनों में विश्वास कर रहे हैं तो कर्म कांड भी करेंगे, हवन कुंड है तो कर्म कांड भी होगा। तो ऐसे करके नॉलेज को जोड़ते हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो जब हवन हो रहा है तो कहीं ना कहीं अनुष्ठान होता होगा, कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता होगा। अग्नि पूजा का भी साक्ष्य है, और स्वास्तिक यानी ये जो साइन है इसका भी साक्ष्य मिला है। तो यानी कहीं ना कहीं जो है जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर जो धार्मिक व्यवस्था है उसके लक्षण आज भी दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, सैंदववासी जो है पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पूर्ण समाधान की प्रक्रिया है, आंशिक समाधान भी है, दाह संस्कार भी है, और मृत्यु के बाद जो है जो कब्रें मिली हैं उनमें जो है जो कंकाल मिले हैं उनके साथ बहुत सारी वस्तुएं भी मिली हैं, भौतिक वस्तुएं। तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। हड़प्पा से मरने मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला है। हड़प्पा में एक मूर्ति मिली है, उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं वो जो मूर्ति है वो उर्वरता की देवी की मूर्ति का प्रतीक है, कि उर्वरता की देवी है, यानी पृथ्वी माता जिसे हम धरती माता बोलते हैं, उसमें से पौधा निकल रहा है। ठीक है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो इस मतलब धरती माता से जो है जन्म का प्रतीक है कि कैसे जो है जीवन डेवलप हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो सामाजिक जीवन कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। माता को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। माता की मतलब घर में जो स्त्री होती थी उसे ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। और जबकि बात को अब इस समय वर्तमान में भी कैसा समाज है? पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक। पापा ही सबसे बड़े हैं घर में, और पापा ही सारे निर्णय लेंगे। पापा के बाद भैया निर्णय लेगा। ये है व्यवस्था हर घर में, नहीं कि पहला पापा निर्णय लेंगे, अगर पापा नहीं है तो जो बड़ा भाई होगा वो फिर निर्णय लेगा। तो इसी को कहते हैं पितृसत्तात्मक सत्ता। स्त्री कोई निर्णय नहीं ले सकती। महिलाओं को आज हमारे घर में है निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है। मम्मी इंडिपेंडेंट कोई निर्णय नहीं ले सकती, पापा ही लेंगे महत्वपूर्ण निर्णय। क्या क्या
बेटा आज ये स्थिति है, पापा ने निर्णय ले लिया तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। आज बेचारी कोई लड़की कोई निर्णय नहीं ले सकती, पहले पापा के निर्णय पे डिपेंडेंट है, फिर पापा के बाद भाई बड़ा हो गया तो फिर भाई के निर्णय पे डिपेंडेंट है। कोई उसका अपना इंडिपेंडेंट निर्णय नहीं है। कहाँ शादी होनी है वो उसे लड़की को नहीं पता, वो पिता तय करेंगे, भाई तय करेगा, ठीक है नहीं। कहाँ उसे जो है कौन सा फॉर्म डालना है वो तो लड़की आप थोड़ा पढ़ लिख गई हैं तो थोड़ा जानकार हो गई हैं, नहीं तो पहले पिता ही बताते थे कि वो फॉर्म निकला हुआ डाल दीजिए। क्या लेना है पढ़ाई में तो वो तय घर वाले ही करेंगे, पर अब बच्चे जैसे जागरूक हो रहे हैं तो खुद भी बताते हैं। तो उस समय मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, यानी माता को ही सर्वोपरि माना जाता था। घर में की जो स्त्री होती थी वही ज़्यादातर निर्णय लेती थी। और हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे, कम युद्ध प्रिय थे, यानी बहुत ही कम मतलब साक्ष्य मिले हैं युद्ध के। शांति प्रिय ज़्यादा थे, ऐसा महसूस होता है हड़प्पा संस्कृति से जो भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है नहीं। तो अब यही क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी युद्ध प्रिय थे, और हड़प्पा से जो है घोड़े के अवशेष न मिलना भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं युद्ध प्रिय नहीं थे, क्योंकि युद्ध प्रिय होते तो घोड़े का यूज होता। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी ने पूछा था हेलमेट पे कि वहाँ से हेलमेट मिला है, ठीक है नहीं। तो हेलमेट मिला है वो कहीं ना कहीं युद्ध को ही बता रहा है कि युद्ध में हेलमेट लगा के जाएंगे, ठीक है। अब वो वैदिक सभ्यता से पूछा था या हड़प्पा सभ्यता से ऐसी कुछ पूछा था। अब एक चहुदड़ो स्थान है हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के दो प्रमाण मिले हैं। एक तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा संस्कृति का बाद वाला काल, एक झुकर झाकर से संस्कृति। ये दो संस्कृतियों के जो मतलब साक्ष्य मिले हैं वो चहुदड़ो से। हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए कौन सा खेल खेलते थे? पासा, शतरंज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता की? केंद्रीकृत सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। बात आ गई समझ? अब ये सारी चीज़ें हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ ली। अब हम जानेंगे कि जब इतनी समृद्ध सभ्यता थी, व्यापार भी इतना समृद्ध था, लोग भी युद्ध प्रिय नहीं थे, तो आखिर हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हुई? यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिसने हड़प्पा सभ्यता को ख़त्म कर दिया? तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो है पतन के कारण है। पतन के कारणों के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे एक विद्वान है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, इन्होंने जो है आपके पास एक मत दिया। इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता के जो पतन का मुख्य कारण यह है कि आर्यों का आक्रमण, यानी जो आर्य जाति हैं, जो बाद को कुरुवंश हैं वगैरह ये सब आए, आर्य जब भारत में आए अफ्रीका से और इधर से, ठीक है नहीं, मैंने यूरोप से माना जाता है, यूरोप से आया आर्य। तो भारत का जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है भारत का, जैसे तो नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है नहीं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया हिंदू बस का एरिया, तो आर्य भारत में यहाँ से एंट्री की, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जो गार्डन चाइल्ड हैं या व्हीलर हैं, इन्होंने कहा कि आर्य भारत में जब आए तो उनके कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। एक अन्य विद्वान हैं इतिहासकार, उन्होंने जॉन मार्शल और SR राव, इन्होंने कहा कि बाढ़ से, और यही जो मत है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो बाढ़ के कारण, यानी बाढ़ आ गई और सारी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। और जो मोहनजोदड़ो फिल्म बनी है उसमें भी यही दिखाया गया है कि जो सारी सिंधु सभ्यता है वो सिंधु नदी में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ के कारण सारी सभ्यता वो हो जाती है ध्वस्त। और जब खुदाई हुई है तो ये कहीं ना कहीं ये साक्ष्य ज़्यादा प्रमाणित है कि बाढ़ आई होगी और उसके बाद इतनी मिट्टी और वो सारी चीज़ें जमी उस सभ्यता पे कि हमने खुदाई से निकालनी पड़ी। वो जब खुदाई की गई तो बहुत सारे जो है पूरा एक सभ्यता निकल कर आई। तो खुदाई भाई इतनी मिट्टी कहाँ से आई, तो कहीं ना कहीं बाढ़ आई होगी, पानी में सारी मतलब नदी के द्वारा जो है सारा वो ढक गया होगा, जो भी सभ्यता थी। एक RL स्टाइन आपके पास स्टाइन करके हैं, उन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण,
जलवायु परिवर्तन का मतलब कहीं पे सूखा पड़ा तो कहीं पे ज़्यादा वर्षा हुई, ज़्यादा वर्षा के कारण बाढ़ आई, इस टाइप से। M.R. साहनी है, उन्होंने कहा भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन, यानी कि आपके पास प्लेट संचलन हुआ, उससे क्या हुआ, बाढ़ की स्थिति बनी, तो ये सभ्यता गई। K.U.R. कनेडी, इन्होंने कहा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा का मतलब मलेरिया है, महामारी है या बाढ़ है, इस टाइप से, कि इनके कारण कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता की आपके पास मतलब डेस्ट्रॉय हुई, ठीक है, नहीं ख़त्म हुआ, पतन हुआ उसका। क्लियर हुआ। अब बात आती है कि सिंधु सभ्यता की देन क्या रही, आने वाली सभ्यता जो भविष्य की सभ्यता थी, उन्हें सिंधु सभ्यता से क्या सीखने मिला, क्या देन रही। एक तो दशमलव पद्धति, ठीक है नहीं, दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल की प्रणाली, ये बात को भी देखी गई अन्य सभ्यताओं में, तो ये कहीं ना कहीं अन्य सभ्यताओं को सिंधु सभ्यता की देनी थी। नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता का जो नगर नियोजन था बड़ा इतना बेस्ट था, पानी की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, नालियों की व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। तो आज भी हम कोई भी सिटी डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले को आधारित बनाकर करते हैं। तो सिंधु सभ्यता की ये भी देन है, ये क्वेश्चन अपने आप में, सिंधु सभ्यता की अन्य सभ्यताओं को क्या देन है, स्पष्ट कीजिए। सड़कें और नालियों की उन्नत व्यवस्था, नगर नियोजन तो है ही है कि नगर, अब तुम देखते हो कि हमारे यहाँ नगर नियोजन कुछ शहरों का ऐसा कि थोड़ी सी बरसात हुई और पूरे शहर तालाब बन जाते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन बहुत अच्छा था कि वहाँ मतलब जो है ये स्थिति नहीं थी, पानी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, निकासी की। सड़कें और नालियों की उन्नत व्यवस्था, नालियाँ जो थी वो ढकी रहती थी और सड़कें जो है एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। फिर एक देन ये है कि बहुदेववाद का प्रचलन, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा हो रही है, पशुपतिनाथ की पूजा हो रही है, ठीक है नहीं, तो कहीं ना कहीं बहुदेववाद को भी बताता है। जो आज हम देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग देवता हैं, बहुदेव हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिंधु सभ्यता से ही हमने सीखा है या वहाँ की ही देन है। मातृ देवी की पूजा, तो उस समय जो मातृ देवी की पूजा थी, तो कहीं ना कहीं आज हम प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की। उस समय जो पशुपतिनाथ थे वो आज हम शिव के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है नहीं। योग का प्रचलन, सिंधु सभ्यता में योग का भी प्रचलन था, ये भी ध्यान कर लेना। तो आज जो, क्योंकि हम नेचर को मानते हैं, इसलिए आज जो योग है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ है, तो योग का भी प्रचलन जो है सिंधु सभ्यता से मिला। बहुफसली कृषि व्यवस्था, उस समय काफ़ी फसलें उगाई जाती थी और उसी को जो है आज भी तुम देखो बहुफसली व्यवस्था है। जादू टोना उस समय भी होता था तो आज भी होता है, तंत्र मंत्र का प्रयोग, उस समय भी हवन कुंड के साक्ष्य मिले तो आज भी होता है, ये सारी चीज़ें। जल का उस समय बहुत महत्व था तो आज भी बहुत महत्व है, गंगा नदी का पानी शुद्ध माना जाता है बिल्कुल, तो जल का आज भी बहुत धार्मिक महत्व है। तो ये सारी देनें जो है सिंधु सभ्यता से हमारी जो आने वाली सभ्यता है या वर्तमान समाज है वो हमने प्राप्त की। तो ये अपना सारा लेक्चर हुआ। तो वो कहते हैं ना कि सभ्यताओं से ही सीखते सीखते जो है डेवलपमेंट होता है, तो एक सभ्यता के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है। जैसे आज हम लोग हैं तो कई हजार साल बाद हो सकता है कि हमारे बाद कोई और सभ्यता है निकल कर, ठीक है नहीं, तो वो हमारे बारे में खोज करेंगे कि मानव ऐसे रहते थे, लैपटॉप से क्लास पढ़ाते थे, लैपटॉप मिला है कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं इससे क्लास पढ़ाई जाती होगी, कुछ काम किया जाता होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके पास सभ्यता से सभ्यताओं में ये चीज़ें पहुँचती रहती हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं। तो यहाँ तक हमारा सिंधु सभ्यता जो है कंप्लीट हुआ। अब ये बताइए आप लोग अपना रेस्पॉन्स बताइए, तुम लोगों के समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आया समझ में अच्छे से। अब इस चीज़ को तुम जब रिवीजन करोगे बार बार तो ये फिर तुम्हारी हो जाएगी लैंग्वेज, ठीक है नहीं। अब अपना जो अगला आपके पास लेक्चर होगा, जो अब हम आगे कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हम वैदिक सभ्यता करेंगे, ठीक है नहीं। फिर हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के बाद कौन लोग भारत में आए या दूसरी सिविलाइजेशन कौन सी हुई, तो वैदिक सभ्यता हुई। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक ही है, ठीक है। कल हम वैदिक सभ्यता करेंगे। किसी कोई डाउट हो तो मालूम कर लीजिए, क्यों भाई, है किसी कोई डाउट? नहीं सर, चलो बस वैदिक सभ्यता वाला थोड़ा सा दिखा दिया तो सर जी स्टार्टिंग छूटा नहीं, वो तो कंप्लीट है ये वैदिक सभ्यता सेकंड चैप्टर।
हाँ तो वैदिक सभ्यता आएगा ये, ठीक बस है। बस ठीक है, इतने रह दीजिएगा तो। स्क्रीनशॉट ले रहे हो? नहीं नहीं, ये छूटा हुआ था मेरा थोड़ा। भाई तो तुम लोगों का पूरा भी होगा कभी ना। पूरा मेरा कंप्लीट है सर जी, बस हेडिंग मेरा छूटा हुआ है, हेडिंग हो गया है सर, हो गया है पूरा। सब कुछ टेंशन मत लीजिए, सब पूरा आप यार तो लाइट आप खाली ऊपर कीजिए तो हल्का अब ऊपर कहाँ को होगा? ये वाला बेटा, हाँ जो ठीक है, थोड़ी सी हो गया। मेन हेडिंग तो तुम्हारी छुटी हुई है, कह रहा है मेरा पूरा हो रखा है। चलो ठीक है फिर। अरे अभी जा कहाँ रहे हो अभी?